नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे आचार संहिता गए भूल, सियासत में तूल। बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही बागेश्वर का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बागेश्वर में उपचुनाव प्रचार गति पकड़ने लगा है। भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा बागेश्वर में दिखने लगा है। आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं, जो कि लगातार प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 19 विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व मंत्रियों और अनुषंगिक संगठनों के अध्यक्षों को स्टार प्रचारक बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों को बागेश्वर में प्रत्याशी के पक्ष में अभियान को तेज करने के निर्देश साफ तौर पर दे दिए हैं। एक तरफ जहां बागेश्वर में सियासी प्रचार चल रहा है तो दूसरी ओर बागेश्वर में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी पर बवाल छिड़ गया है। अब आरोप कांग्रेस का है कि सरकार बागेश्वर में हार से बौखलाते हुए ऐसी तानाशाही कर रही है। आज इसी मुद्दे पर देवभूमि के दंगल में होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर हमारी खास रिपोर्ट पर। बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे बागेश्वर का सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। बागेश्वर में उपचुनाव प्रचार गति पकड़ने लगा है। भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा बागेश्वर में दिखने लगा है। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी समेत कई दिग्गज शामिल हैं, जो कि लगातार प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 19 विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व मंत्रियों और अनुषंगिक संगठनों के अध्यक्षों को स्टार प्रचारक बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों को बागेश्वर में प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार अभियान तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। भाजपा का कहना है कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। आज हम 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं। पड़ोसी देशों को देखेंगे तो आप तो दाने दाने से मोहताज वो दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें एक ईमानदारी से देश की सेवा में लगी हुई है। हमारे ऊपर अगर हमने कोई भ्रष्टाचार कर रहे हो, उसके कारण से कुछ परिवर्तन हो रहा हो, या हमारा कोई कार्यकर्ता है, चाहे विधायक है, सांसद है, मंत्री है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त तो मान सकते हैं। नामांकन के दिन से लेकर आज तक मेरे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण माहरा जी, मेरे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी, मेरे राज्यसभा सांसद श्री प्रदीप टमटा जी और तमाम विधायक, पूर्व विधायक वहाँ कैंप कर रहे हैं और हम कोई भी मौके को चूकना नहीं चाहते। हमने चंपावत में देखा कि किस तरह की अंधेरगर्दी करके चंपावत चुनाव हुआ था, इसलिए अब दूध के जले हैं तो छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं। आज से हमारे प्रदेश प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी का वहाँ दौरा है और माइक्रो मैनेजमेंट जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बूथों को टटोलेंगे और निश्चित रूप से इस खबर को लेकर, उनके आगमन को लेकर बागेश्वर के स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं एक तरफ जहां बागेश्वर में सियासी प्रचार चल रहा है तो दूसरी ओर बागेश्वर में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी पर बवाल छिड़ गया है। दरअसल बागेश्वर पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि देर शाम कोर्ट ने सभी को 5-5 हजार की जमानत पर रिहा कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बागेश्वर में हार से बौखलाते हुए ऐसी तानाशाही कर रही है। बेरोजगार संघ के जो
कार्यकर्ता है बॉबी पवार, इनके द्वारा एक प्रशासन को एक सूचना दी गई कि वो खुद बागेश्वर आएंगे और अपने सदस्य हो या युवकों है उनसे मिलना जुलना करेंगे। इसी के क्रम में उनको बताया गया कि यहाँ पे 144 का धारा 144 लगी हुई है और किसी भी तरीके की एक्टिविटी इलेक्शन ऑफिस के परमिशन के पश्चात ही होती है। इस संबंध में डीएम महोदय द्वारा एक डिटेल लेटर उनको दिया गया और अगर इसमें कोई भी वायलेशन होता है तो नियमानुसार मुकदमा दर्ज करने की भी उनको नोटिस तामील कर दिया गया था। कुल मिलाकर बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे बागेश्वर का पारा भी चढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच बागेश्वर में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल छिड़ गया है। देखना होगा कब तक राज्य में गिरफ्तारी पर बवाल शांत होता है। इसके साथ ही बागेश्वर का परिणाम किसको जीतों का ताज पहनाता है और किसको हार का सामना करवाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। रविंद्र कुमार जी हमारे साथ में अभी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और इसके साथ ही हमारे साथ में थपलियाल साहब हैं, अनिल थपलियाल जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से, और भी आगे मेहमान हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे, उनको भी अपनी हम चर्चा में जोड़ेंगे, उनके साथ बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं हमारे साथ मौजूद मेहमानों के साथ में। रविंद्र जी से शुरुआत करते हैं। रविंद्र जी, बागेश्वर उपचुनाव की जो सीट है, ऐसा लगता है दोनों पार्टियों ने इससे अपनी नाक बना ली है। एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है हम जीतेंगे और बीजेपी बौखला कर इस तरीके की हरकतें कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि कुछ भी कर ले, कोई भी टोपी पहन ले, वोट तो बीजेपी को ही आएगा। बागेश्वर में क्या चल रहा है? और दूसरी ओर बॉबी की गिरफ्तारी के बाद बवाल हो गया है। रविंद्र जी, जिस प्रकार से है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी देखिए, जिस प्रकार से माननीय हमारे मंत्री चंदन राम दास जी की आकस्मिक निधन के बाद ये सीट खाली हुई, उसके बाद निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार से समय रखा, उसका चुनाव की आज डेट भी आ गई, अब प्रचार बहुत तेजी से शुरू हो गया। तो इस तरीके की चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की ये रणनीति रही है और 2014 के बाद से लगातार हम देख रहे हैं किस तरह प्रकार से किसी भी जगह पे एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाए कि जिससे कि शांति भंग हो या कोई ऐसा उपद्रव हो जिसके ऊपर फिर हम फोड़ सके उनके सिर पे, सरकारों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर। तो ठीक है, ये इनकी अपनी रणनीति है, ये अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पे और अपने सरकार की किए कार्यों पे, अपने विकास कार्यों पे, हम ठोक के बोलते हैं कि हमने विकास किया है, विकास कार्यों पे हम काम कर रहे हैं और विकास को ही लोगों को बताते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो वो लोग झूठ समझेंगे, हमारे को दंड देंगे, और अगर सच बोलते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देंगे। अब ये सीधा सा फार्मूला है। देखिए, आप अगर कांग्रेस के किसी भी बयान को देखेंगे, किसी भी प्रवक्ता को देखेंगे, वो कभी भी कोई अपना एजेंडा नहीं बताएगा। वो कहेगा महंगाई, बेरोजगारी। तो सर, इसमें क्या गलत है? अगर महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, ये तो जनता भी इन सब मुद्दों की बात करती है, लेकिन इन सब मुद्दों पर सरकार के लोग बात नहीं करते, और वो ये कहते भी हैं कि महंगाई का मां नहीं बोलेंगे और बेरोजगारी का बा भी इनसे नहीं बोला जाएगा। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। नहीं, मैं आपकी पूरी बात सुन रही हूँ, मैंने आपको जोड़ा है बीच में ये सवाल। नहीं, मैं वही बात बता रहा हूँ। देखिए, महंगाई की, बेरोजगारी की और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ इन्हें ये जवाब देना चाहिए, अगर हम आए तो महंगाई को हम ऐसा कर देंगे। हमारी सरकार हिमाचल में है, देखिए हमने वहां महंगाई इसलिए वहां कम कर रखी है। आप ये नहीं बताएंगे कि वहां पे पेट्रोल जो है 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है और हमारे यहाँ 95 रुपए, 94 रुपए लीटर है। आप ये नहीं बताएंगे। आप ये नहीं बताएंगे कि वहां सीमेंट की बोरी 650 रुपए की पहुंचती है पहाड़ में, हमारे यहाँ आप बताओ कितने की पहुंचती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आप बताएंगे नहीं कि हमने वहां बेरोजगारी के लिए क्या किया। हमने क्या सारे लड़कों को वहां नौकरी लगा दी? कोई एक जिला बता दे, चलिए पूरा हिमाचल नहीं बता सकते। तो मेरा कहना यह है कि सिर्फ नैरेटिव बनाते हैं, प्लान नहीं बताते हैं। आप विकास का एक मापदंड बता दीजिए। आपकी कम से कम आज भाई सीधे रूप से राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका में तो अभी है आपकी सीधे रूप से सरकारी
आप कम से कम राजस्थान और छत्तीसगढ़ का ही हमें बता दीजिए कि हमने वहां पे ये उपलब्धि हासिल करी है कि हमने ऐसा किया जिसके कारण पूरे देश में चर्चा है, वहां के लोग चर्चा करें। लेकिन ये नहीं बताने के, क्योंकि इनके पास प्लान ही नहीं है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और इस बात को लेकर लोग समझते हैं। और लगातार जो लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पास है, 14 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, और अब ये उपचुनाव है 23 का, इसमें भी जनता। और इस बीच में देखिए, हरिद्वार में हमारे नगर निकाय के चुनाव हुए थे, जब इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे अंकिता भंडारी मर्डर केस पे, मेरे को आवाज नहीं आ रही है आपकी, और मेहमानों को जोड़ते हैं मथुरा दत्त जोशी जी अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत आपका हमारा के न्यूज इंडिया में। मथुरा जी, एक तरफ रविंद्र जी हैं जो कह रहे हैं कि कुछ भी कर लें, ये जनता को कितना भी गुमराह करने का काम कर लें, जनता जानती है कि उन्हें किसको वोट देना है, किसको चुनना है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो इस बार दावा कर रही है कि भाई अब बदलाव होगा, क्योंकि अब तक यहाँ पर आपको लग रहा था परिवर्तन नहीं हुआ, अब शायद परिवर्तन हो जाए और जनता आप पर विश्वास करे। क्या चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कोई भी बात है तो बड़े घमंड में बोलती है। ठीक है, उनका घमंड स्वाभाविक भी है, बोलना भी चाहिए उनको। और उनके घमंड अगर वो नहीं बोलेंगे तो और जनता कहाँ समझेगी इनको किस तरीके। जो मैं अभी मेरे मित्र को मैं सुन रहा था, महंगाई के बारे में बोल रहे थे। देखिए, महंगाई कंट्रोल होती है भारत सरकार के स्तर से, और भारत सरकार जहाँ तक जिन चीज़ों को, जैसे पेट्रोल की बात वो कर रहे थे, तो हाँ कुछ कमियां दाम में कमी कर सकती है, राज्य सरकारें कर सकती हैं। ये नहीं बता रहे कि हम अपने राज्य में, उत्तराखंड में क्यों नहीं हम कम कर रहे। अगर वो हिमाचल से कल्पना करते हैं वो कम कर सकता है, तो उत्तराखंड सरकार ने कम क्यों नहीं की पेट्रोल की दाम। तो कई चीजें हैं, काल्पनिक तरीके से बातें नहीं होती हैं, सोच समझ के करनी पड़ती हैं। कुछ चीजों को देखना भी पड़ता है, आगे पीछे भी देखना पड़ता है कि क्या होगा। फिलहाल खैर हम बागेश्वर के उपचुनाव की बात करें। बागेश्वर उपचुनाव में कार्यक्रम चल रहा है। भाजपा निश्चित रूप से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, जो उन्होंने की भी है, पहले भी की है। और निश्चित रूप से बहुत से कम जगह पे ऐसा देखने को मिला कि सत्तारूढ़ पक्ष ही जीता है चुनाव, और बहुत जगह कम देखने को मिला कि विपक्ष कहीं सक्षम रहा हो। लेकिन जो फिर सर दावे कैसे हो रहे हैं, दावे कैसे हो रहे हैं? और मुझे लगता है ठीक है, होता है कि आपको लग रहा है कि सत्तारूढ़ पक्ष चुनाव में जीतता है, लेकिन इस चुनाव को तो कांग्रेस पार्टी भी अपनी नाक के तौर पर देख रही है। वो है ना कि बिल्कुल दोनों ही पार्टियां अपने कमर कस चुकी हैं। बिल्कुल सही सवाल आपका है। बिल्कुल हाँ। कांग्रेस ने उसको बड़ी चुनौती के रूप में लिया है, और हमारे सारे नेतागण वर्तमान में चुनाव प्रचार में हैं, और सारे लोगों को हमने चुनाव प्रचार में लगाया है। कम से हमारा अभी 500 कार्यकर्ता बागेश्वर में काम कर रहा है। ठीक है सर, यानी कांग्रेस पार्टी पूरी जोर शोर के साथ कमर कसकर तैयार हो चुकी है, लेकिन जनता का विश्वास किसके साथ होगा? जनता परिवर्तन करती है या फिर अपने फैसले को बरकरार रखती है, ये भी देखेंगे। खैर, और मेहमान हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जल्दी से लेते हैं। यूकेडी से हमारे साथ में अनिल थपलियाल साहब जुड़ चुके हैं, और सुरेश सिंह हैं, प्रवक्ता उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से, अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल जी का पहले रुख करते हैं। अनिल जी, आप यूकेडी की प्रवक्ता हैं, क्या चल रहा है बागेश्वर उपचुनाव में? एक तरफ दोनों ही पार्टियां पूरी कमर कस के लड़ रही हैं, ठीक है, स्वाभाविक है, चुनाव में राजनीतिक दलों का कुछ ऐसा ही रुख होता है, लेकिन एक गिरफ्तारी हुई जिसके बाद से मामला और ज्यादा, कहते हैं ना कि बवाल शुरू हो गया, एक तरीके से उबाल आ गया जनता में। जिस तरीके से बॉबी की गिरफ्तारी हुई है, इसका कितना असर पड़ेगा? और देखिए, भले ही कांग्रेस पार्टी दमखम भर रही हो, दावे कर रही हो, लेकिन बीजेपी में जिस तरीके से खेमे में जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, और भी कई लोगों ने दामन बीजेपी का थामा है, ऐसे में आपको क्या स्थितियां लग रही है? मजबूत कौन नजर आ रहा है? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को, जितने भी प्रवक्ता हैं, पार्टी हैं, और आपको विशेष करके चैनल के माध्यम से, जो हमारा अभी बहुत बड़े हमारे वैज्ञानिकों ने उपलब्धि हासिल की है, उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ। और धन्यवाद है कि हमारे शीर्ष पे जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनकी दिशा निर्देश पे बिल्कुल सर, मुख्यमंत्री हैं, ये भी काम करें। अच्छा, मेरे कहने आपका कहना ये है कि बागेश्वर का जो चुनाव है वो इतना अहम चुनाव है सभी दलों के लिए, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो भाजपा के लिए हो, चाहे वो यूकेडी के लिए हो, चाहे वो अन्य दल जो भी क्षेत्रीय दल हैं, वहाँ पे हर क्षेत्रीय दल वहाँ पे अपनी किस्मत को आजमाएगा।
लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस चुनाव में जब ये जाएंगे वो लोगों के पास जाएंगे, वोट मांगने के उद्देश्य से जाएंगे, तो ये क्या लेके जाएंगे, क्या टैरिफ कार्ड इनके पास होगा, ये क्या बताएंगे कि किन किन समस्याओं पे 7 साल में वर्तमान सरकार ने ये काम किए हैं। केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अन्य राज्यों की डिबेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। केंद्र सरकार में जो चल रहा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा नेतृत्व हो रहा है, लेकिन मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूं। जो अपेक्षाएं हैं उत्तराखंड जनता की, वो 7 साल में क्या कार्य हुए और इससे पूर्व में भी जो सरकारें रही हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, ये क्या टैरिफ लेके जाए, केवल ये बताएंगे कि 100% प्लान हो गया, 36% जो है प्लान हो रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, शिक्षा व्यवस्था जो है बदहाल है, आपदा तो आपको पता, आपदा के कारण आधा लोग तो वैसे भी पलायन हो रहे हैं, बेरोजगारी तो मुख्य वो है ही है उन पलायन का, लेकिन ये भी है, क्या नाम है, आपदा भी है, और स्वास्थ्य व्यवस्था तो आप बेहतरीन जानते हो उत्तराखंड में, तो ये क्या टैरिफ कार्ड लेके जाएंगे वहां पे। दूसरा सवाल है कि बॉबी पंवार का, देखिए बॉबी पंवार का किसी से कोई लेना देना नहीं था, वो बागनाथ में गया था और बागनाथ जी के दर्शन के लिए गए थे। हाँ। तो इसका मतलब सीधी बात है कि आपको जिस दल के द्वारा भी या जिसके द्वारा भी जो ये कार्य हुए हैं या उनको अरेस्टिंग की गई है, तो ये सरासर एक तानाशाही है। अगर कोई देवताओं, ठीक है, यानी आप तानाशाही मान रहे हैं इस चीज को, तानाशाही आप मान रहे हैं? तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है, इस प्रकार का नहीं चलेगा, क्योंकि वो बेरोजगार संघ का अध्यक्ष है और ये मुद्दा ये इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दी है और ये बहुत जल्दी इनको परिणाम दिखने को मिलेंगे और इसके परिणाम जो है क्षेत्रीय दल उनको बेनिफिशियरी होगी। चाहे ये पूरा टैरिफ का, अपने जितने भी मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, जितने इनके जो भी वहां के स्टार प्रचारक हैं, वो अगर मैदान में उतरते भी हैं तो स्टार प्रचारक के पास क्या जादू की छड़ी है जो उसी समय बता देगा कि हमने इतना % प्लान रोका, इतने % बेरोजगारी कम की या इतना % महंगाई दर हमारा, किस पैरामीटर को ये जनता के सामने रखेंगे जिससे ये उपचुनाव वहां का उपचुनाव जीत पाएंगे। और एक बात मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं किसी दल के नाते, मैं किसी दल को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कोई भी अगर ये बोलता है कि हम जीतेंगे तो जनता निर्णायक है और जनता निर्भर करती है किसको हमने अपने क्षेत्र की बागडोर देनी है। वो जमाने गए कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो सबकी, कुछ विधायक ऐसे भी हैं हमारे वर्तमान सरकार में जिनको कि पता नहीं सपने ही शायद मेरे ख्याल उम्र ही गुजर जाती विधायक नहीं बनते, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली से और अच्छे कार्य, देश हित में जो कार्य उन्होंने किए हैं उसको देख करके दोबारा उत्तराखंड जनता ने अपनी राज्य की विकास की बागडोर वर्तमान सरकार के हाथ में दी थी। ठीक है, यानी अनिल जी आपको केंद्र सरकार से शिकायतें नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को लेकर आपने कई सारी देखिए बातें कही है। हालांकि वो डबल इंजन की खुद को सरकार कहते हैं और एक ही बात है, डबल इंजन में इनका एक इंजन फेल हो चुका है। ठीक है सर, इस पर आगे केंद्र का इंजन काम कर रहा है लेकिन स्टेट का इंजन कहीं भी ढंग से काम नहीं कर रहा। मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं और एक चीज गरिमा जी, एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा मैं, जब भी डिबेट्स होता है तो अगर भाजपा के प्रवक्ता जी जहां भी हो, जो भी बैठते हो, वो मुद्दे को डाइवर्ट क्यों करते हैं कि आसाम में तुम्हारा ये था, वहां मणिपुर में ये था, फलाने में ये था। अरे भाई स्टेट की चर्चा है, स्टेट के विकास की चर्चा है, उसमें बात करें ना। ठीक है। हमारे साथ में उमा सिसोदिया जी भी अभी जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं प्रदेश आम आदमी पार्टी की ओर से। उमा जी बहुत स्वागत आपका भी, आपके पास आएंगे। उससे पहले सुरेश सिंह जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेश जी उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष प्रवक्ता हैं, माफ कीजिएगा। सुरेश जी बहुत स्वागत आपका हमारी चर्चा में। आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि इस गिरफ्तारी के बाद से लगातार जो उबाल है बागेश्वर में और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इस उपचुनाव के पहले इस गिरफ्तारी ने राजनीतिक कई सारी बयानबाजियां सामने ला दी हैं। देखिए, सबसे पहले तो बेरोजगार के साथ जो ये खिलवाड़ कर रही है उत्तराखंड की राज्य सरकार, इसमें समझनी चाहिए कि युवाओं के हित की आवाज के लिए, जब धामी जी कहते हैं कि हम युवाओं के लिए रोजगार देंगे, पर लेकिन एक हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं बॉबी पंवार जी, वो तो एक आस्था में जा रहे थे, परंतु माननीय धामी जी की पुलिस प्रशासन द्वारा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार जी को मंदिर जाते वक्त भी ये गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या आप युवाओं को गिरफ्तार करने के लिए सोच रहे हैं?
या युवाओं को जेल में डालने के लिए सोच रहे हैं? आप किस प्रकार से ये नीतियां बना रहे हैं कि एक व्यक्ति, वो भी उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी है, परंतु आप कहते हैं कि हम लोग मंदिर बनाएंगे, हम लोग आस्था के प्रति जागरूक होंगे, पर लेकिन जो व्यक्ति अपने शुभ काम के लिए सबसे पहले मंदिर में माथा टेकने जा रहे हैं, आप उसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये कौन सी नीति है आपकी? माननीय धामी जी से विशेष अनुरोध है कि युवाओं के हित के लिए सोचिए, ना कि युवाओं को गिरफ्तार और जेल में डालने के लिए सोचो। ये बिल्कुल आपकी नीति है। आप युवाओं को रोजगार दो, ना कि युवाओं को बेरोजगार में डालो। ठीक है, अभी कांग्रेस पार्टी से मथुरा जी तो कह रहे थे कि वो महंगाई बेरोजगारी को लेकर बात भी नहीं करते, लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा मामला चल रहा है और खास तौर पर एक ऐसे ही विभाग से जुड़ा हुआ है। खैर, आपके पास लौटेंगे। आम आदमी पार्टी से उमा जी अभी भी जुड़ी है, उमा जी का रुख करते हैं। उमा जी, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर जो उबाल है वो दोनों पार्टियों में नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी फिलहाल उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही है, लेकिन चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई है और इन्होंने इस चुनाव को अपनी नाक, कहते ना कि इज्जत की बात रख ली है और इसी के चलते दोनों कमर कस के चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। एक तरफ दावे हो रहे हैं सभी पार्टियों की ओर से, लेकिन दूसरी ओर एक नया मसला है जिसने उबाल और तेज कर दिया है और वो है बॉबी पवार की गिरफ्तारी। आप इसको कैसे देख रही हैं? कांग्रेस की प्रवक्ता है गरिमा मेहरा, उन्होंने कहा है कि भाई ये तो साफ तौर पर धांधली हो रही है, तानाशाही हो रही है। एक शख्स मंदिर में दर्शन के लिए जाता है, उससे आप वहां से गिरफ्तार कर लेते हैं। देखिए, बॉबी पवार ये जो युवा हैं, ये इस समय पूरे उत्तराखंड के युवाओं की एकमात्र आवाज बनकर उभरे हैं। जिस तरीके से बॉबी पवार जी पिछले कई सालों से संघर्षरत हैं और जिस तरीके से युवाओं का विश्वास इनके ऊपर है, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है वो अब इस बच्चे से, इस युवा से घबराने लगी है। आपने पहले भी इनको रात को, जब ये देहरादून में जब आंदोलनरत रहे, आपने रात को 12 बजे 1 बजे जाके इनका आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, युवाओं को जेल में डाला। बॉबी जी के ऊपर भी एक से एक धाराओं में आपने मुकदमे लगा दिए। वो विपक्ष ने, जनता ने जब आक्रोश व्यक्त किया तब आपने वो धाराएं कम की और इनको जेल से बाहर निकाला। आज जब एक व्यक्ति, एक युवा जब सिर्फ बागेश्वर धाम जाते हैं और वहां पर अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को चरण वंदना प्रदर्शित करने के लिए जब वहां पर जाते हैं, तो बीजेपी की धामी सरकार इतना घबरा जाती है, इतना डर जाती है। उनको सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता है कि कहीं बॉबी पवार जी ने बीजेपी सरकार की असलियत अगर जनता के सामने रख दी, कहीं उन्होंने ये कह दिया कि ये धामी सरकार, ये बीजेपी सरकार वो चोर सरकार है जो आपके बच्चों को नौकरी नहीं दे रही है, सोच समझकर वोट कीजिएगा। बॉबी पवार किसी राजनीतिक दल से नहीं है। बॉबी पवार ना आम आदमी से, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना यूकेडी, किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने मौजूदा राजनीतिक सरकार की असलियत जनता के सामने रख दी, तो जब सरकार को ये हुआ, धामी जी को ये हुआ कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट वो बीजेपी को लगा सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस को वोट दीजिए या यूकेडी को वोट दीजिए, उन्होंने सिर्फ कहा भी नहीं, अभी तक तो पहुंचे ही नहीं वो कहने, उससे पहले ही आपने उनकी आवाज को बंद करा दिया। लेकिन उनको सिर्फ अगर वो ये भी कह देते अपने बच्चों के बीच में बैठ के कि भाई इन्होंने देखो ये चोरियां की है, और ऐसा नहीं है कि बॉबी जी स्पेशली चुनाव प्रचार करने वहां पर गए हैं, बिल्कुल कोई उनका वो नहीं। तो आपको लग रहा है कि सरकार को इस बात से डर है? अभी कांग्रेस से थे मथुरा जी, उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई बेरोजगारी को लेकर, रविंद्र जी कह रहे थे, मैं गलत कोट कर गई, माफ कीजिएगा मुझे, रविंद्र जी कह रहे थे कि ये महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं। इसमें गलत क्या है? महंगाई बेरोजगारी का सवाल अगर आम जनता कर रही है, उठा रही है और सरकार से पूछ रही है, तो उसमें क्या गलती है? आपको लगता है कि जवाब सरकार को देना चाहिए? उमा जी जल्दी से, उसके बाद ब्रेक पर जाता है। जवाब तो सरकार मांगेगी, लेकिन हमारी सरकार इतनी, मतलब जो चुनाव खेलने में वो इतने पारंगत हो चुके हैं। ठीक है, यानी आपको लगता है कि आम जनता से जुड़े उन मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है और आम जनता की आवाज दबाई जाती है। ठीक है उमा जी, आपके पास लौटेंगे। देवभूमि के दंगल में फिलहाल उपचुनाव को लेकर विस्तार से बातचीत जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। के न्यूज़, खबरों का सारथी। बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं रविंद्र कुमार जी के साथ एक बार फिर से। रविंद्र जी, देखिए हर व्यक्ति यही कह रहा है कि भाई बेरोजगारी, अगर महंगाई की बात हो रही है, युवा आवाज उठा रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी हो रही है। उमा जी ने भी अभी जो कहा उससे आपने सुना होगा। क्यों सरकार को समस्या है? दूसरी ओर मथुरा दत्त जोशी जी यूकेडी से हैं, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि आपके डबल इंजन में से स्टेट वाला जो इंजन है वो तो फेल हो गया है।
अब बताइए आप कैसे उनका जवाब देंगे अनिल जी का, क्योंकि वो आप ही की केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर स्टेट में वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं चल रही है, जो आपका स्टेट का इंजन है उसकी रफ्तार ठीक नहीं है, जवाबदेही बताइए आपकी क्या है आपका जवाब? रविंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आवाज है। देखिए, यूपीडी के प्रवक्ता ने को इस प्रदेश की राजनीति करनी है और इन्हें पता है कि मोदी जी का इतना बड़ा कद है, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा चेहरा है, अच्छा। कि अगर उनके बारे में अगर कुछ बोलेंगे तो इन्हें नुकसान होगा। क्या तो बात कहीं है? ना कहीं वो अपनी तरफ से वो ठीक है, वो अपनी राजनीति का हिस्सा मानते हैं, लेकिन देखिए सर मुझे लगता है कि आपको इस बात को सराहना चाहिए था कि कम से कम वो आपके एक इंजन की तारीफ कर रहे हैं, आपको इस बात को सराहना चाहिए था, क्योंकि इस चीज के लिए हिम्मत चाहिए होती है। नेशनल टीवी पर बैठ कर अगर आप अपने, मैंने उसको बताया है, जो चीज रियल है उसको बताया बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ अनिल जी, लेकिन इस बात को राजनीतिक दलों को भी ठीक ढंग से लेना चाहिए। नुकसान क्या कर लेंगे आप मेरी पूरी बात नहीं सुनते और मुझे बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं, तो प्लीज मेरे को इंटरप्ट बगैर। रविंद्र जी, अब अगर आप ऐसे कुछ बोलेंगे तो बीच में टोकना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप बोलिए, मैं आपको आखिर में इस बार काउंटर करूंगी। बोलिए, ठीक है, बोलिए। कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, उन्हें अपनी राजनीति करनी है कि माननीय मोदी जी की उन्होंने तारीफ करी है, उसके लिए उनका धन्यवाद है, केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अंत जो होता है वो राज्य अगर कोई काम कर रहा है या राज्य अगर किसी भी प्रकार से कोई अपने सरकार चला रहा है, उसका निर्णय जनता लेती है। मैंने शुरू में भी कहा कि जनता ही सब कुछ होती है। अगर हम विकास की बात करते हैं, विकास की चर्चा करते हैं, हम अपना मॉडल दिखाते हैं, हम अपनी बात बताते हैं लोगों के बीच में जाके, लोगों को समझ आती है तो वो हमें वोट देते हैं, हमें जिताते हैं। नहीं समझ आएगी, हमें हरा देंगे। यही बात मैंने कही है और बार बार कही है। मेरा पिछला स्टेटमेंट भी सुने गरिमा जी। और दूसरी बात मैंने कही, मेरी बात को अगर आप पूरा कहते तो बड़ा अच्छा लगता। मैंने कहा था महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की बात कांग्रेस करती है, अन्य विपक्षी दल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कभी इसे कम करने का तरीका नहीं बताते, अपने राज्यों का उदाहरण नहीं देते कि हमने ये किया है इसलिए देखिए हम ये स्कीम यहां लागू करेंगे। ये ऐसा नहीं करते। इनके पास कोई इनके पास कोई प्लान है, ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है। देखिए, हम अपने बारे में, अपनी सरकार के बारे में, दोबारा जनता ने अगर हमें प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पे बिठाया है तो यही कारण है कि हमने काम किया होगा, इसलिए बिठाया ना। और इसी कारण हम बागेश्वर उपचुनाव लड़ रहे हैं। हम जनता के पास चंदन राम दास जी के किए हुए कामों को लेके, जो उनके सपना था बागेश्वर विधानसभा को लेके, बागेश्वर के जनता के लिए, उस काम को, अधूरे काम को पूरा करने जा रहे हैं। आप कह दीजिए कि चंदन राम दास जी ने कोई काम ही नहीं किया, उन्हें कुछ करा ही नहीं, इसलिए वो काम हम पूरा करेंगे। आप कहिए ना, हमने कब कहा है कि आप मत कहिए। लेकिन ये खामखा की बातें बताना कि वहां जो है सत्ता पक्ष जो होता है वो जीत जाता है, सत्ता जिसकी होती है वही जीतता है। देखिए, आप अरे सर, ये तो एक ट्रेंड रहा है ना, ये तो एक ट्रेंड रहा था, और आप तब अब आज आप इन बातों को नहीं मान रहे हैं, लेकिन जब हम ये कहते थे कि उत्तराखंड में ऐसा नहीं होता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी ऐसा होता है, तब आपने कहा कि नहीं, हमने तो इस रिकॉर्ड को तोड़ा है, तब आप इन बातों को मान लेते हैं। गरिमा जी, मैं यही बात कह रहा हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं आपके बातों से माननीय मथुरा जोशी जी बड़े सीनियर नेता है कांग्रेस के, मैं पर्सनली बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। आप देखिए, उनके मनोभाव से देखिए कि वो अपने आप को हारा हुआ मान चुके हैं इस बात को लेकर। आप एक मैसेज भी इस प्रदेश की जनता से कांग्रेस नहीं दे सकती कि हम अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो हम जीतने के लिए लड़े थे। नहीं, तो आप इस बार क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं सर? मुद्दे तो शहादत प्राप्त की है, ये तो शहादत भी प्राप्त करने को तैयार नहीं। आप बताओ, ये शहादत भी हम दिलवाएंगे क्या? ये तो हम नहीं दिलवा सकते। आप लड़िए चुनाव, पूरी ताकत के साथ लड़िए, अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करके लड़िए। आपके कार्यकर्ताओं पे आपका भरोसा नहीं है, वो छोड़ के लगातार जा रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, जहां तक बॉबी पवार जी के बारे में, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। जिस प्रकार से, क्योंकि जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है वहां पे जिलाधिकारी, निर्वाचन आयोग का पूरे देखरेख, सारा शासन सत्ता वही संभालते। उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो कानून कोर्ट में गई, कोर्ट ने क्या उनकी रिपोर्ट को पढ़ा, क्या जवाब दिया, इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन बॉबी पवार जी एक बढ़िया, मैं उन्हें पर्सनली कहता हूं कि एक बढ़िया युवा लड़का है हमारे प्रदेश का, हमारे युवाओं के लिए आवाज उठाता है। उनका भविष्य उज्जवल हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन वो किसी के हाथ के मोहरा ना बने, मैं बार बार इस बात को कहता हूं बॉबी पवार जी से और बॉबी पवार जी के साथ के जितने भी उनकी टीम है।
आप आवाज है, लोकतंत्र में आवाज उठाना, ठीक है, अपनी बात को ठीक है। मथुरा दत्त जी के पास जाएंगे। मथुरा दत्त जी, बीजेपी के प्रवक्ता तो बार बार वही बात कह रहे हैं, और सिर्फ रविंद्र जी इस बात को नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरी की पूरी बीजेपी जो आपके विपक्षी, आपके लिए सत्ता पक्ष में है, आप विपक्ष में हैं, वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जानती है कि हम हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी सिर्फ माहौल बना रही है। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई बीजेपी वाले जानते हैं कि हम हार रहे हैं, इसलिए बौखला गए और कुछ भी कर रहे हैं। अब सर, आप अगर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो किस बिना पर कर रहे हैं? और जनता से अगर आप कहते हैं कि हमें वोट दीजिए तो किस बात पर कहते हैं? हमने तो जनता के सामने कई मुद्दे दिए। हाँ। एक सबसे बड़ा मुद्दा आपके सामने आ गया कि बॉबी पवार से अगर वो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, ये तो धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, और एक धार्मिक पूजा करने के लिए जो व्यक्ति जा रहा हो, उस व्यक्ति को अरेस्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? एक बात। खुद भाजपा के प्रवक्ता विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि कानून व्यवस्था को खतरा था। क्या बॉबी पवार इतना बड़ा खतरा हो गया क्या प्रदेश की राजनीति के लिए, कि जो कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो गया? क्या खतरा था उस व्यक्ति से? वो व्यक्ति तो केवल प्रदेश में बेरोजगारों की आवाज उठा रहा है। और बागेश्वर में गया तो किसी को कोई पता भी नहीं था, कोई प्रोग्राम भी नहीं था। लोगों को तब पता चला जब बॉबी पवार वहां अरेस्ट हो गया, तब पता चला कि हाँ भाई बॉबी पवार बागेश्वर गया हुआ है और मंदिर जा रहा था। मंदिर के गेट के बाहर से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दिया। अब इतनी हल्की राजनीति जो पार्टी कर रही हो, जो सरकार कर रही हो, तो आप अंदाज खुद लगा सकते हैं कि बौखलाहट में कौन है। ये है कि हम हैं, ये बौखलाए हुए हैं कि हम बौखलाए हुए हैं। मतलब क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या बॉबी पवार इतना बड़ा आतंकवादी था, या बॉबी पवार इतने बड़े स्ट्रक्चर का नेता हो गया कि अगर बागेश्वर में जाएंगे तो साहब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी? क्यों अरेस्ट किया एक नौजवान को, जो केवल भोला वाला नौजवान हो, जिसकी कोई स्पीच ना आई हो अभी तक? उसने ये भी नहीं कहा मैं बागेश्वर जाऊंगा या बागेश्वर कुछ रैली करूंगा। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि डर था, इसी के चलते बॉबी पवार की गिरफ्तारी हो गई? डर नहीं, जबरदस्त डर है। ठीक है, ये बौखलाहट बता रही सरकार सुरेश जी। ठीक है, ठीक है, सुरेश जी हैं, उनको जोड़ते बेरोजगार संघ से हैं। सबसे बड़ा गलत कदम उठाया। ठीक है, अलोकतांत्रिक कदम है, तानाशाही पूर्ण रवैया है। ये तो कोई अब ये तो जनता तय करेगी सर कि किस कदम को सही मानती है और किस कदम को गलत मानती है। ठीक है, सुरेश जी के पास चलते हैं। सुरेश जी, अभी देखिए मथुरा दत्त जी कह रहे हैं कि भाई ये गलत कदम था और ये नुकसानदेह होगा। बॉबी पवार तो आवाज उठा रहे थे बेरोजगारों की, और कोई ऐसी स्पीच सामने नहीं आई थी, कोई बयान सामने नहीं आया था, बावजूद इसके आप इस गिरफ्तारी को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अब इस गिरफ्तारी का सीधा कनेक्शन इस चुनाव से भी निकाला जा रहा है और ये माना जा रहा है कि बड़ा असर पड़ रहा है इससे। बात तो ये है कि एक युवा जब तक किसी विशेष स्थान पे भी यदि घूमने भी जाता है तो क्या उस पर मतलब कोई आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए? और जब हमारे अध्यक्ष जी बॉबी पवार जी मंदिर में जा रहे हैं और आप मंदिर से आने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, ये कौन सा कानून का नियम जो आप ये पहाड़े पढ़ा रहे हैं? ये किस प्रकार का एक नियम कानून सिखा रहे हैं आप लोग? क्या कोई युवा एक इतना अनपढ़ हो गया है जो मतलब मंदिर से बाहर निकलते ही आप लोग उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं? और किसी भी विशेष स्थान पे यदि कोई भी व्यक्ति किसी बेरोजगार को जागरूक करने के लिए जब जा रहा है तो क्या उसमें उस पे आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे? क्या उस व्यक्ति की मतलब जिम्मेवारी नहीं है कि जो हमारे आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी जो बढ़ रही है उनको रोजगार दिलाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए जब बॉबी पवार जी वहां पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप तो प्रत्यारोप करेंगे या उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डालने की सोच रहे हैं? धामी जी तो कहते हैं कि हम युवाओं के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यानी आपको लगता है कि युवाओं के साथ ये गलत हुआ है, और खासतौर पर उस युवा जो कि बेरोजगारी की आवाज बुलंदी के साथ उठा रहा हो। जी अनिल जी, मैं आपके पास से आ रही थी। अनिल जी, आपने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी, लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए बेरोजगारी युवाओं के लिए ये एक बड़ा मुद्दा रहा है उत्तराखंड में, और पलायन भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब बेरोजगारी होती है युवा यहाँ से पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर बसते हैं। क्या लग रहा है कि अब जब ये सीधा कनेक्शन इस चुनाव से लग रहा है तो क्या आम जनता अभी भी समझेगी? क्योंकि सर मुद्दे ये चुनाव विधानसभा जब हुई, चुनाव तब भी उठाए गए कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन ठीक तरीके से भुने नहीं, और यह कह ले कि जनता नहीं समझ पाई, जनता ने विश्वास बीजेपी पर ही दिखाया और उन्हें ही सत्ता का सिरमौर पर बैठाया। लेकिन अब आप बताइए, जब एक बार फिर से बात वहीं पर आकर अटक गई है, बेरोजगारी की हो रही है, बॉबी पवार की गिरफ्तारी का सीधा कनेक्शन बेरोजगारी से जुड़ा जा रहा है, अब ऐसे में क्या जनता समझेगी? और जनता ये जो मूल समस्याएं हैं उत्तराखंड की, क्या इनको ध्यान में रखते हुए इस बार वोट करेगी इस उपचुनाव में?
जी गरिमा जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। हाँ। पहली बात तो ये है कि मैं अभी अपने रविंद्र कुमार भाई के प्रवक्ता बीजेपी के बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने दो शब्द बहुत क्रिटिकल बोले हैं। रविंद्र जी को ये ध्यान नहीं होगा, शायद मेरा मीडिया बैकग्राउंड भी है। मैं जागरण, अमर उजाला और भास्कर का हेड रहा हूँ। मैं बहुत अच्छी राजनीति जानता हूँ। दूसरा, मुझे किसी से कोई डर नहीं है, निर्भीक होकर मैंने लिखा है। मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि दोबारा प्रचंड जीत हुई है। मैडम, मैं बॉबी पवार पे भी आऊंगा। प्रचंड जीत राज्य के विधायकों की, मंत्रियों की नहीं हुई। प्रचंड जीत माननीय मोदी जी की हुई है। उनके कार्य पे दिया उन्होंने 2021 में आपको मत, स्थानीय जनता ने। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि यूकेडी, यूकेडी पे आपने कहा कि यूकेडी हमेशा जो है मतलब आपका कहने का तात्पर्य अच्छा, हमारा नाम ही उक्रांत है। जब से जन्म हुआ था तब से लेकर अभी तक कोई भी सदस्य किसी से डरता नहीं। पहली बात यह है, ना हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। हम जनता हित कार्य करते हैं, जनता की मूलभूत सुविधाओं पे लड़ाई लड़ते हैं, उनकी मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई लड़ते हैं। तीसरी बात, बॉबी पवार यदि अरेस्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं ये संकेत है, आपको डर था। बहुत सही कहा जोशी जी ने, आपको डर था कि अगर ये वहां कहीं प्रचार प्रसार में, जबकि उनका बॉबी पवार का किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना यूकेडी से, ना हमारी यूकेडी ने तो धरना प्रदर्शन भी किया उसमें। क्यों किया? एक जवान युवा को, वो किस चीज की लड़ाई लड़ रहा था? एक व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहा था। वो क्षेत्र के बेरोजगारों की आवाज की बुलंद आवाज है और जनता की बुलंद आवाज है। उस आवाज को आपने दबोच दिया, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता था कि अगर ये हमारे टैरिफ कार्ड से ये 2-3 निकाल देंगे, आपदा, प्लान, शिक्षा, बेरोजगारी, तो कहीं ना कहीं हम डगमगा जाएंगे। ये तय है। और ये इसलिए आपने सीधी सी बात है, इनकी अरेस्टिंग जो हुई है उससे कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार को भी डर था। और रहा बॉबी पवार पे राजनीति करना बिल्कुल गलत बात है किसी भी दल का। बॉबी एक बिल्कुल अलग लेकिन सर ये भी बड़ी बात है ना कि देखिए राजनीति शुरू हो गई। अब राजनीति बॉबी पवार से नहीं हुई है। असल में मुद्दा क्या है? असल में बॉबी पवार किस चीज की आवाज बन रहे थे? युवाओं की बात को उठा रहे थे। ये बड़ी बात। इस चुनाव से इस चुनाव जो उपचुनाव है बागेश्वर का, इस चुनाव से ठीक आते अनिल जी, अरे मथुरा जी आपके पास आते हैं साफ। इस 2000 ये जो वर्तमान उपचुनाव है अभी बागेश्वर का, बागेश्वर के उपचुनाव से प्रत्येक दल को संकेत मिल जाएगा। ठीक है, वर्तमान दल को तो मिल जाएगा। इसीलिए नाक के तौर पर सभी देख रहे हैं, इसीलिए नाक के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है अनिल जी, माफ कीजिएगा, मथुरा जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कहते हैं, फिर उमा जी के पास जाएंगे। जी मथुरा जी बताइए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने बॉबी पवार को गिरफ्तार करना था तो उसके पीछे कोई कारण तो आप देते, या बॉबी पवार देहरादून में ये प्रेस करके कहता कि मैं फला तारीख को बागेश्वर जा रहा हूँ, वहां पर बेरोजगारों की रैली करूंगा, तो आप निश्चित रूप से अरेस्ट करते। उसके लिए उसके पीछे एक तर्क भी। ठीक है, अभी तर्क क्या है, क्या वजह है, इस पर हम रविंद्र जी से जवाब जानेंगे। लेकिन उमा जी को जानते हैं। उमा जी, महंगाई, बेरोजगारी, ये बहुत सारे प्रदेशों में मुद्दे रहे हैं। देश भर की बात करें तो अलग अलग ये मुद्दे उठे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जब बात आती है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे मूल समस्याएं हैं जो उत्तराखंड से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। पलायन, बेरोजगारी इनमें से एक बड़ा मुद्दा है। युवा यहाँ पर नहीं रह ठहर पाते क्योंकि पलायन करना पड़ता है। बेरोजगारी के चलते ही दूसरे शहरों में जाकर रोजगार मिलता है, वहीं पर बस जाते हैं। इसके चलते संख्या कम हो रही है। अब इन्हीं समस्याओं को अगर कोई शख्स उजागर कर रहा है, आवाज उठा रहा है, किसी की आवाज बनकर बुलंद हो रहा है, अगर उस आवाज को दबाया जा रहा है, तो आपको लगता है कि जनता इस बार समझेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो भले ही नहीं है, लेकिन क्योंकि आप राजनीति में उत्तराखंड में हैं, इसलिए आपका क्या पक्ष है ये जानना भी जरूरी है। देखिए, अभी तक बागेश्वर का चुनाव बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। चुनाव प्रचार बड़ा नॉर्मल चल रहा था। बीजेपी वाले अपने स्टार प्रचारकों के साथ रैलियां कर रहे हैं, कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों के साथ रैलियां कर रही थी। कोई एक मतलब स्पाइस नहीं था अब तक इस चुनाव जी। लेकिन जैसे ही बॉबी पवार जी की कल गिरफ्तारी हुई, साफ नजर आता है कि बीजेपी इस युवा से इतना ज्यादा घबरा गई। बेरोजगारी उत्तराखंड का एक ऐसा कलंक है, बेरोजगारी और पलायन हमारे ऊपर एक ऐसा कलंक है। हम काफी टाइम तक इंडिया में नंबर 1 बेरोजगार स्टेट रहे हैं त्रिवेंद्र जी के टाइम में।
बताइए। काफी लंबे समय तक हमने उस ताज को अपने सर पर रखा है। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि बॉबी जी आज युवाओं की आवाज है और हजारों युवा उनके कहने पर देहरादून की सड़कों पर आकर खड़े हो जाते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी ताकत है गरिमा जी, शांतिपूर्ण तरीके से ये बच्चे आकर खड़े हो जाते हैं और इनके बीच में बीजेपी के ही लोग जाते हैं और वहां पे पथराव और उस तरह की घटनाएं करते हैं जो हमने अभी पिछले कुछ महीने पहले हमने देखी थी। जबकि ये बच्चे आज भी गांधीवादी सिद्धांतों के साथ अड़िग रहते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं, चुपचाप सरकार का अत्याचार झेलते हैं। ये लोग चाहते हैं कि ये बच्चे उग्र हो, ये बच्चे कुछ इस तरह का हंगामा करें कि हम इनके ऊपर बड़ी से बड़ी धाराएं लगाएं और इस आंदोलन को तितर बितर करें। लेकिन हमें मालूम है कि हमारे बच्चे कितने संस्कारी हैं। उन्हीं संस्कारी बच्चों की ढाल आज जो आवाज है वो आज बॉबी पवार बने हुए हैं और बीजेपी सरकार पूरी तरह से घबराई हुई है। मुझे वाकई में अंग्रेज सरकार याद आ गई। जब हमारी अंग्रेज सरकार हुआ करती थी, हमारे युवा क्रांतिकारियों से डर जाती थी। नहीं तो आपको लग रहा है कि इस बार उत्तराखंड की जनता इस बात को समझेगी, क्योंकि ये मुद्दा तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन क्या उत्तराखंड की जनता इस उपचुनाव में इस बात को समझेगी? मैं बॉबी पवार जी की गिरफ्तारी बीजेपी की इस चुनाव में सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है कि उनसे हो गई है। सबसे बड़ी गलती बीजेपी से हो गई है कि उन्होंने ठीक है रविंद्र जी अब आप ही बताइए, ये गलती है, नुकसान किसको होने वाला है? देखिए मेरे को और अभी तथ्य पूछ रहे थे, अभी मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे थे कि भाई कारण बताते गिरफ्तारी के पीछे। देखिए कारण बहुत लंबा, जो निर्वाचन आयोग डीएम है वहां पे उन्होंने कोर्ट में दिया है। ये गिरफ्तारी अगर हो गया और जमानत भी कोर्ट से हुई है तो उसमें जो भी उन्होंने तथ्य दिए वो कोर्ट में दिए, कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए जमानत दी। अगर कोर्ट को अगर जरा सा भी इसमें अंदेशा होता तो उसी समय उन्हें डांट पड़ा के शायद वापिस भेज देते। मुझे लगता है ऐसी कोई टिप्पणी कोर्ट द्वारा नहीं आई है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, देखिए तमाम राजनीतिक दल है, चाहे यूकेडी है, चाहे आम आदमी पार्टी है और चाहे कांग्रेस बड़ी पार्टी जो कम से कम उत्तराखंड में है अभी, इनके लिए सबसे बड़ा सितारा बॉबी पवार हो गया इस समय की। उन्होंने कहा चलो कुछ तो मिला। अब मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि बॉबी पवार और उनकी टीम जो है ये किसी भी प्रकार से इनके लोगों के झांसे में मत आना। ये आपको कब इस्तेमाल कर लेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। सर क्या, लेकिन ऐसा क्या दिक्कत है? अगर कोई आवाज उठा रहा है, डर आपको है, डर आपको है, आपने तो बंद करा दिया यूकेडी और कांग्रेस और आपको छोड़िए, डर आपको है, आपने अरेस्ट करा दिया उनको। ये घमंडिया गैंग एकदम कैसे टूट के पड़ा मेरे पे, मैंने जैसी इनकी पोल खोली। अब सुन लो ना, पोल तो ठीक है उनको सुन लेते हैं रविंद्र जी को बोलने देते हैं, उसके बाद एक एक करके। हाँ देखिए यूकेडी को मैं नहीं कहता, यूकेडी हालांकि 2 बार सत्ता में रही है, एक बार कांग्रेस। मैं इंटरप्ट करूं जरा, मैं रविंद्र कुमार जी से कुछ सवाल करूं। हाँ बिल्कुल अनिल जी बिल्कुल। मैं अपनी बात पूरी करूं। रविंद्र जोड़ते जाइएगा। जरा रविंद्र जी को बोलने दीजिए, उनको कुछ बोलना चाह रहे थे वो यूकेडी के बारे में, बोलने दीजिए प्लीज। अरे बिल्कुल उनकी बात निकल कर आएगी, ये सवाल जोड़ते जाइए, उसके बाद रविंद्र जी कहेंगे डिस्टर्ब कर दिया। जल्दी से मथुरा जी, जल्दी से, उसके बाद सुनते हैं उनको। सबसे बड़ा सवाल जो पूछा गया ना, सवाल ये खड़ा हो रहा है, मेरे ख्याल से तीनों अन्य पैनलिस्ट भी मेरी बात से सहमत होंगे कि भाई इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का मामला था। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस प्रदेश में जो ये हमको कह रहे हैं बॉबी पवार से खतरा हो गया है, या बॉबी पवार इनके झांसे में ना, ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो हम लोग 3 अन्य पैनलिस्ट बैठे हैं, क्या ये स्पष्ट करेंगे कि खतरा इनको किस बात का हुआ कि बॉबी पवार को आपको मंदिर जाते हुए रास्ते से अरेस्ट करना पड़ा? या तो बॉबी पवार कोई पब्लिक मीटिंग कर रहे होते या प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, अब उनसे जवाब लेते हैं रविंद्र जी। ठीक है मथुरा जी, अब जवाब लेते हैं। यही सवाल मैंने भी किया था, इसका जवाब आप दे मथुरा जी, यही सवाल किया था मैंने, उसको जवाब दे रहे हैं वो। आपकी सरकार है, ठीक है, घबराहट में आपकी पार्टी पूरी की पार्टी घबराहट में है। ठीक है मथुरा जी, वक्त कम है, जल्दी से जवाब लेते हैं। मथुरा जी वक्त कम है, यही जवाब उनसे लेते हैं। मथुरा जोशी जी का मैं पर्सनली सम्मान करता हूँ, हमारे पुराने नेता है। देखिए मैं यूकेडी की बात कर रहा था। यूकेडी 2 बार सत्ता में रही है, एक बार भाजपा के साथ, एक बार कांग्रेस के साथ। मैं इनकी बात नहीं करता, कम से कम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में, ये बेरोजगारी, महंगाई, सारी बात करेंगे। एक बार उमा जी ने उदाहरण नहीं दिया कि हमने दिल्ली में तमाम जितने युवा हैं वो सारे सरकारी पदों पे हैं, आज सरकारी सेवाएं कर रहे हैं, या पंजाब में सरकारी नौकरियों की तो है।
लो ना, अरे सुनो, आप लोगों अरे बात झूठ है, मत हमने बोलो, कहा सुनो, इसका नहीं मैंने सरकारी आप नौकरी एक नहीं नहीं है, बताओगे, आप धांधलियां सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में करते हैं। आपके लिए आप बताइए सत्ता, सबसे ज्यादा धांधलियां कौन आपके सी लिए नौकरियों में है? सत्ता, सरकारी नौकरियों आपके में लिए जज्बा खड़े सत्ता हैं, बताइए जो इसका है जवाब दीजिए। वो जो आप है लोगों ने आपके उत्तराखंड की हालत बिहार पैसे की कर दी कमाने है। के एक लिए, जमाने में बिहार में हुआ आपके करती थी, लिए हम लोग भी भ्रष्टाचार सोचते थे कि करने के लिए बिहार में कैसे सत्ता, कैसे नौकरियां मिल जाती है, वही सत्ता का हालत आज सुख उत्तराखंड भोग। में हो गई है। आपके नेता 5 रुपए का पेड़ लगा के 11 करोड़ के पर्दे लगाते हैं घर में, तो डबल भैया एक एक्सल बात की टी बताइए, शर्ट क्या पे, क्या डबल टी मुख्यमंत्री शर्ट ठीक है, अभी दिल्ली पर डिबेट नहीं है। ठीक है, अभी दिल्ली पर डिबेट नहीं है। रविंद्र जी उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, दिल्ली पर हम नहीं कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर आपके ऊपर भी 100 सवाल खड़े हो जाएंगे, और राजनीतिक दल तो सभी ये करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कि बीजेपी उससे अछूती है, 100 ऐसे मुद्दे हैं, मैं अभी यहां पर रख दूंगी, लेकिन उस पर बात नहीं करनी है, उत्तराखंड पर बात करिए। ठीक है, मैं मथुरा जी की बात कर रहा हूँ, मैं मथुरा जी की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी से। मेरी बात सुनिए, देखिए मैंने बार बार कहा, अगर आप मेरी पूरी मथुरा जी पूरी बाइट मेरे पूरी डिबेट सुनोगे, मैंने बार बार कहा डीएम ने वहां के जो निर्वाचन अधिकारी है वहां का, उसने अपनी रिपोर्ट में दिया है। आप उस रिपोर्ट को पढ़िए, आप मुझे क्या कह रहे हैं? उस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने उन्हें बेल दी है, उस कोर्ट ने माना। आप देखिए, आपके कहने से कुछ नहीं होने का कि मंदिर जा रहे थे या रिश्तेदारी में जा रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ डीएम किसका है? डीएम ने किसके इशारे पर अरेस्ट कराया? वही वाली बात। तो आपकी बात को कैसे यकीन मान? सुन लीजिए, आप कहेंगे डीएम, सर मेरा सवाल आप सुन ही नहीं रहे, मेरा सवाल आप समझ रहे हैं, आप घुमा दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि 2-3 मुद्दे हैं। देखिए, मैं भी पेशे से वकील हूँ, दुर्भाग्य से कहिए, उम्र भी मेरी इतनी होगी कि राजनीति करते करते मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। ठीक है, ठीक है। या तो बॉबी बार पब्लिक मीटिंग कर रहे होते, कहीं पर भी सरकार के खिलाफ कोई बात कर रहे होते, हम कहते आपने अरेस्ट करा दिया, अच्छी बात है, उन्हें सरकार के खिलाफ कुछ बोला, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सार्वजनिक रूप से कुछ आपके ऊपर आक्रमण कर रहे थे, सरकार के ऊपर बोल रहे थे। डीएम को ये क्या तकलीफ इतनी बड़ी होगी? एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है, एक सिंपल सी बात है, मैं ही मंदिर जा रहा हूँ कल, क्या मुझको भी आप अरेस्ट कर लेंगे? बॉबी पवार बेरोजगारों का अध्यक्ष है करके आपकी रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं कुछ लोगों से वहां पे अपने सदस्यों से मिलूंगा, बैठक करूंगा, बातचीत करूंगा। मिलने में क्या दिक्कत है? मंदिर का आप पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। सुन लीजिए ना, आप फिर जब ये बात कहता हूं तो आप कहते हैं डीएम आपका है, सरकार आपकी है, मतलब बिल्कुल सरकार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मथुरा जी, आप लाख सवाल कर लीजिए, लेकिन सत्ता पक्ष के कोई भी प्रवक्ता इस बात का जवाब देंगे नहीं, और क्योंकि ये सत्ता पक्ष का हम कह सकते हैं कि किसी से भी सवाल किया जाए, अब अपनी पार्टी को लेकर कोई बोले भी तो क्या बोले और कैसे बोले, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो दावे हो रहे हैं बागेश्वर उपचुनाव में जीत के, उनमें कितनी सच्चाई है? रविंद्र जी, हर कोई ये कह रहा है कि भाई आप क्या लेकर जाएंगे इस बार जनता के पास? आपने जितने दावे किए थे वो सब तो आप पहले विधानसभा के चुनाव में हो चुके हैं, अब उपचुनाव है, आपको क्या आपने ऐसा किया नया जिससे जनता ये समझेगी कि भाई हमें इस पर ही विश्वास दिखाना चाहिए? कांग्रेस ने ऐसा कहा भी है कि आपके पास कुछ नहीं है। नहीं, देखिए कांग्रेस कुछ भी कह सकती है। मैं आप देखिए कि कांग्रेस के पास अगर ऐसा ही कुछ होता, तो या अन्य दल, एक घमंडिया गैंग जितना है, ये एक बॉबी पवार एक लॉ एंड ऑर्डर का एक मामूली सा मुद्दा है, उसको लेके ये मुद्दा ना बनाते। ये मुद्दा था ही नहीं। अगर इन पे और अन्य मुद्दे होते, देखिए विधानसभा का चुनाव जो होता है वो विधानसभा के अंदर होता है, और खास करके अगर उपचुनाव है तो वहां पे वही चीज देखी जाएगी कि हमारा नेता जो था, ये उपचुनाव किस कारण से हो रहा है, वो काम अच्छा कर रहा था, नहीं कर रहा था, या उसने जो विकास कार्य किए थे आगे कोई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या ये जो दूसरा वाला व्यक्ति आ रहा है या ये ज्यादा अच्छा करेगा। यानी आपको लगता है कि जनता आप पर विश्वास दिखाएगी, और जो परिवर्तन की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है वैसा कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को परिवर्तन से उम्मीद है, लेकिन उम्मीदों पर कितना जनता उनकी जो है वो पानी फेरती है या फिर उन्हें पूरा करती है, ये तो खैर चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। स्टार प्रचारकों का जमावड़ा दिखने लगा है बागेश्वर उपचुनाव को लेकर। सभी पार्टियां अपनी कमर कस के चुनावी मैदान में उतार चुकी हैं, और साथ ही साथ अब बॉबी पवार की गिरफ्तारी इस उपचुनाव में कितना असर डालती है, इसका कितना इंपैक्ट इस चुनाव में पड़ेगा, इसका भी इंतजार होगा। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।
न्यूज,